हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि बच्चों सीबीएसई ने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे ही दी है कि आपकी जो डेट शीट के बारे में पूरा तो नहीं बताया, लेकिन एग्जाम कब होने वाली वो उन्होंने लगभग बता दिया है कि आपकी 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होगी। तो आपके पास अब काफ़ी अच्छा एक टाइम मिल गया है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और जो हमने अभी तक आपको इस चैनल पे कंटेंट दिया है बच्चों, उसमें हमने आपको इंटीग्रल पूरा फिनिश किया है। जो चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है वो आपका है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि चैप्टर नंबर 8 है। इसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ के आ रहे होंगे टू फाइंड एरिया अंडर कर्व पढ़ रहे होंगे। मतलब कि हमें कोई कर्व गिवन होगा, उसमें हम कैसे एरिया को फाइंड आउट करेंगे वो प्रोसेस हमें सीखनी है। इसके बाद आपके पास जो भी टाइम है बच्चे, उसमें प्रीवियस वीडियो को भी देखिएगा, क्योंकि हमने जो डेफिनेट इंटीग्रल कराया था उसका कुछ पार्ट यहाँ पे जरूर यूज होगा। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करना, क्या प्रोसेस है, वो हमें सीखना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। कोई कर्व अगर हमें दिया है बच्चे, सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स, आपको एक कर्व गिवन है। और वो अगर कर्व है तो बच्चे उसका कोई ना कोई तो ग्राफ बन ही रहा होगा। तो लेट कि ये कर्व कुछ इस तरह से है। ठीक है, कर्व है बच्चे, उसका ग्राफ कोई ना कोई तो रहा होगा। तो इस तरह से ग्राफ हमें गिवन होगा, या कर्व को हम लोग कहते हैं कि हमें उसका ग्राफ पता होना चाहिए। और आपको 11th में कुछ फंक्शन पढ़ाए गए होंगे, जहाँ पे साइन कॉस टेन इनके आपने ग्राफ में वहाँ पढ़ रखे हैं। मॉड एक्स का ग्राफ आपने पढ़ रखा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या पैराबोला के, या एलिप्स के, इस तरह के आपने ग्राफ ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो आपको जो यहाँ पे करना होगा, 12th में जो भी एरिया निकालना होगा वो उन्हीं ग्राफ से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और जो कि डिलीटेड है इस बार, वो ये है कि एरिया बिटवीन टू कर्व आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सही से सुनिए, एरिया बिटवीन टू कर्व आपको बस नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर एक कर्व है बच्चे और एक दूसरा लाइन दिया है, तो उसके बीच का एरिया आपको निकालना ही पड़ेगा, वो आपको आना चाहिए। तो चलो देखते हैं किस तरह से हमें काम करना होगा, एरिया कैसे फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहला काम, आपने कोई भी ग्राफ होगा या कर्व होगा उसको ड्रॉ कर लिया होगा। अब आपको क्वेश्चन वो कुछ लिमिट देगा कि इतने से इतने रीजन का ही एरिया हमें बताइए। वो कुछ ना कुछ ढंग होगा उसके बताने का। तो सपोज कर लो कोई इस तरह से बच्चे हमने जो कर्व बनाया है उसका एरिया हमें एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे निकालना पड़े, तो आपको कोई बाउंड्री देगा, कहेगा कि एक्स इक्वल टू ए एक लाइन है और दूसरी लाइन एक्स इक्वल टू बी है, ये मानते हुए कि ए इज लेस देन बी है। यानी कि पहली लाइन जो एक्स इक्वल टू ए है, कोई एक्स इक्वल टू ए डिस्टेंस पर ऐसे लाइन जा रही होगी। और ये लाइन किस तरह की बच्चे होती है, ये लाइन होती है एक्स इक्वल टू ए इज द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ए डिस्टेंस पर वाई के पैरेलल आपकी कुछ लाइन इस तरह से जा रही होगी। तो सपोज करो ये हमारी लाइन है एक्स इक्वल टू ए। दूसरी लाइन हमारी है एक्स इक्वल टू बी, वो भी y के पैरेलल ही ड्रॉ करना। हमने माना है कि a हमारा छोटा है, b बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि थोड़ी और आगे जाके ये लाइन बन रही होगी, तो कहीं यहाँ पे जाके ऐसे लाइन y x इक्वल टू बी हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये हमारी लाइन कौन सी है, x इक्वल टू ए, और ये लाइन कौन सी है, x इक्वल टू बी लाइन है। उनके बीच में जो कर्व है ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा कर्व, जिसका हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया है। आपको क्वेश्चन में ग्राफ का नेचर बाकायदे दिखा होगा, कह सकता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का पैटर्न है, एलिप्स का पैटर्न हो सकता है, तो वो आप सर्कल का भी पैटर्न जानते हो। तो उस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब बच्चों हमें इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है, यानी कि कर्व का एरिया एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू ए लाइन, एक्स इक्वल टू बी लाइन के बीच में जो बाउंडेड है वही आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो कर्व है। अभी तक जो हमने एरिया निकालना सीखा, कोई ट्रायंगल होता था, स्क्वायर होता था, इस तरह से क्वेश्चन हमने रेक्टेंगल वगैरह इनके एरिया निकाले, सर्किल होता था उसका एरिया ऐसे निकालते थे, रेडियस वगैरह गिवन होती थी। तो वो बच्चे मेथड अलग था। उस तरह से अब हमें कर्व नहीं पता होगा, या पता भी होगा तो उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें हम डायरेक्ट फार्मूला लगा के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे। तो अब हमें कर्व का एरिया फिर कैसे निकालना है, यानी कि इस तरह से तो एरिया हम निकाल नहीं पा रहे होंगे। तो हम फिर इसमें क्या अप्रोच करते हैं, आपको पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन एक एंटी डेरिवेटिव भी इसे बोला जाता है, यानी कि रिवर्स प्रोसेस को बोलते हैं। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग, कोई एक बड़ा सा पार्ट है उसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए होते हैं, यानी कि बहुत स्मॉल बारीक पार्ट में हमने अपने पूरे कर्व का एरिया या जो भी है पार्ट में तोड़ लिया है। इंटीग्रेशन में क्या करना, उन्हीं सारे छोटे छोटे पार्ट को मिला करके उसका कंप्लीट पार्ट हमें पता करना है, जो हमें रिक्वायरमेंट में होता है। तो यहाँ पे हम यही प्रोसेस यानी कि यही कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस कर्व का नेचर इस तरह से अगर है, तो एक पतली सी यहाँ पे बच्चे एक स्ट्रिप डालते हैं, स्ट्रिप यानी पट्टी जैसी। और ये बच्चे स्ट्रिप इतनी पतली है, इतनी पतली है कि बहुत जो हमने बना रखा है उससे कई गुना मोटी हमने बनाई है।
जो बना रखी है आपको दिखाई दे, इसलिए हमने इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा बना रखी है। अदरवाइज ये बहुत ही पतली पट्टी है, सूक्ष्म है जिसे आप बोलते हो। तो हम अगर इसको देखें तो ये पट्टी जब इतनी पतली है, स्ट्रिप इसे बोलते हो, तो ये कितनी पट्टी है, हमने बोला इसकी लेंथ अगर वाई एक्सिस के अबाउट मानोगे तो वाई मान लेना, चूंकि ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है तो लेंथ कितनी मानना, y मान लेंगे, ठीक है। अब इसकी विड्थ जो है, यानी कि लेंथ यहाँ से यहाँ तक मानी गई, विड्थ जो है उसको हम क्या मान रहे हैं, टोटल x एक्सिस पे फैला है, लेकिन हम बहुत पतला ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, वो x में थोड़ा सा बारीक सा चेंज है। और चेंज कैसे दिखते हैं हम लोग, डेल्टा x से या dx से, मैथ में हम लोग उसे dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो विड्थ है इसको हमने dx मान लिया, इतनी सारी जो ये विड्थ है बच्चे dx, यानी इतनी जो चौड़ाई है वो dx हमने मान लिया है। तो अब ये आपको स्ट्रिप किस फॉर्म में नजर आ रही है, स्ट्रिप हमें नजर आ रही है एक रेक्टेंगल के शेप में नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल के शेप में ये स्ट्रिप नजर आ रही है। प्रोसेस क्या होगा, ऐसी हम ढेर सारी यहाँ पे स्ट्रिप डाल रहे होंगे, बहुत सारी स्ट्रिप हैं, उन सब का इंडिविजुअल एरिया निकालेंगे और सारे एरिया यानी सभी स्ट्रिप का एरिया का सम कर लेंगे, पूरे कर्व का एरिया हमें पता चल जाएगा। जो बच्चे साइंस में फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता कि ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है कि ऐसी हमने ढेर सारी स्ट्रिप यहाँ पे डाल रखी होंगी। एक ये रही, इसका एरिया निकालो, एक ये दूसरी होगी, ऐसी जो हमने गैपिंग बना रखी बीच में, यहाँ भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप पड़ी होंगी। तो उन सारी स्ट्रिप का एरिया निकालो, फिर क्या करना होगा, सबको ऐड कर लेना होगा। तो ये कुछ हमारा प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, जैसे हमें काम करना है। तो चलो देखते हैं किस तरह से हमें काम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले एक स्ट्रिप का एरिया निकालें कितना है, ठीक है। तो वो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, चूंकि रेक्टेंगल के शेप में है तो क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ होगा। लेंथ हमने इसकी टोटल y मान रखी है, विड्थ कितनी है बच्चे, dx मान रखी है, ठीक है। एक स्ट्रिप का एरिया इतना आ गया। अब हमें पता है कि ऐसी हमने बहुत सारी स्ट्रिप को डाल रखा है, जितनी सारी स्ट्रिप सबका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सभी स्ट्रिप का एरिया को ऐड करेंगे बिटवीन इन दिस रीजन, यानी कि x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक जितनी सारी स्ट्रिप हैं उन सबका एरिया का सम करेंगे। और एरिया का सम करना यानी सम करना क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। सम करना क्या होता है बच्चे, इंटीग्रेशन होता है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, ए से लेकर बी तक के बीच में सारी स्ट्रिप के एरिया को सम करना है। तो ए से लेकर बी तक सारी स्ट्रिप है ना, जो भी स्ट्रिप हो उसका एरिया इसी तरह से डिफाइन होगा। तो एक स्ट्रिप का एरिया अगर y dx है तो सभी स्ट्रिप का सम हम लोग इस तरह से इंटीग्रेशन में बना करके रिप्रेजेंट को करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इंटीग्रेशन बनाकर उसे रिप्रेजेंट हमने कर दिया। तो ये आपका टोटल एरिया आ गया कर्व का, एरिया ऑफ कर्व, यानी टोटल कर्व का एरिया आ गया। जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया भी है। तो ये हमें बस काम करना होगा। y की वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई ना कोई फंडा दिया जाएगा, यानी कि ग्राफ दिया जाएगा, जहां से आप क्या करोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। अब या तो इस फॉर्मेट में ग्राफ होगा जिसमें हमने क्या किया, dx माना है, यानी कि आपने स्ट्रिप कौन सी एक्सिस पे ड्रॉ करी है, स्ट्रिप आपने ड्रॉ करी है एक्स एक्सिस पर। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप स्ट्रिप ड्रॉ करो कौन से एक्सिस पर है उसी को आप dx मानना या dy मानना। dy कैसे मानेंगे, वो एक दूसरा पैटर्न है, उसको भी देख लेते हैं। सपोज करो कर्व अगर हमारा इस तरह से बन रहा होता, इस तरह से भी तो हो सकता है कर्व, उस केस में हमें बाउंड्री दी जाएगी y इक्वल टू हो सकती बाउंड्री, तो y इक्वल टू ये a लाइन अगर है, दूसरी y इक्वल टू b लाइन है। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट लाइन इस बार ड्रॉ कर दी, तो क्या आपको इतना तो पता होगा, 11th में आप पढ़ करके आए होंगे कि y इक्वल टू a इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, और अगेन y इक्वल टू b इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हमने ये मानते हुए ड्रॉ करा है कि a अगेन इज लेस देन b, a की वैल्यू b से कम है, तो a वाली लाइन नीचे होगी और b वाली लाइन ऊपर ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमें एरिया ये वाला निकालना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपनी स्ट्रिप को इस बार x पे नहीं बल्कि y एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप यहाँ पे इस तरह से पड़ी होगी। अब स्ट्रिप अगर हमारी y एक्सिस पर है तो हम उसकी विड्थ को dy लेंगे। बहुत सही सुनिए, जिस एक्सिस पर हमारी स्ट्रिप पड़ेगी उसी एक्सिस पर हमारी विड्थ होगी, जो कि अगर x एक्सिस पर है तो dx हमने जैसे प्रीवियस इसमें लिया था, x एक्सिस पर विड्थ है तो dx लिया है। लेंथ कितनी लेना, फिर y लेना, एक dx होगा तो दूसरा y होगा, अगर एक dy है तो दूसरा फिर x हो जाएगा। वही काम हमें यहाँ पे करना है। हमने यहाँ पे स्ट्रिप को विड्थ कितना दिया है y, तो बच्चे कर्व की लेंथ जो हमें पता चली, यहाँ पे स्ट्रिप की लेंथ जो है वो कितनी मानी जाएगी, x मानी जाएगी, ठीक है। उस केस में एरिया क्या होगा बच्चे, एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी x, विड्थ यानी कि dy,
तो एक्स डी वाई हमारा होगा, और इंटीग्रेशन करने पे पूरा एरिया हमारा निकल आएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट गई है, यानी कि ए से लेकर बी तक हमारी लिमिट गई है। तो आप लिमिट ए से बी लगा रहे होंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने का कोई भी आपका फंक्शन बन सकता है, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, जिसके तौर पे हम इसका इंटीग्रेशन करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें करना होगा, यानी कि कर्व आपका y इक्वल टू एफ एक्स है या x इक्वल टू एफ वाई है ना। ये आपको क्वेश्चन को देने पे के बाद ही पता चलेगा कि हमें किस पर स्ट्रिप डाल के एरिया निकालना है। ध्यान बस ये रखो, आपने किस एक्सिस पर स्ट्रिप डाली है। अगर आपने x पर स्ट्रिप डाली है तो dx लेना, मल्टीप्लाई किससे करना, y से करना। अगर आपने y पे स्ट्रिप डाली है तो dy का मल्टीप्लाई x से कर देना। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप इन्हीं पर बेस्ड बच्चों हम लोग आपके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपनी बुक लेकर के बैठे और बुक में देखिए मैं कौन सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आपकी एक्सरसाइज जहाँ से स्टार्ट होती बच्चे, उससे पहले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आज आपका उठ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, एग्जाम्पल 1 है बच्चे, कैन ऑफ फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको एक सर्किल गिवन है इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपने 11th में सर्किल की इक्वेशन भी बच्चे पढ़ रखी है। आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन अगर इस तरह से है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। ये बच्चे आपका ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओरिजिन ये रहा जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, और ये सर्किल की इक्वेशन ऐसी होती है जिसका सेंटर एट ओरिजिन होता है, और ये जो ए स्क्वायर लिखा होता है इक्वल में जितने का स्क्वायर होता है वही उसकी रेडियस होती है। तो यहाँ पे सर्किल कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ए रेडियस का सर्किल आपको बनाना है, तो कुछ इस तरह से मान लो ये हमने सर्किल बनाया है। ठीक है, ए रेडियस का एक हमने सर्किल बनाया जिसका सेंटर कितना है, कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो इस सर्किल का एरिया निकालना, उसने कोई और बाउंड्री हमें दे रखी है कि नहीं, नहीं उसने और ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो बस हमें क्या करना होगा, इस सर्किल का टोटल एरिया निकालना है। वैसे आप सर्किल का एरिया तो जानते हो, अगर ए रेडियस है किसी की तो सर्किल का एरिया कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होता है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस, है ना, वो पूरा लिख देगा कि इंटीग्रेशन को यूज करके ही हमें एरिया निकालना होगा। चलो देखो फिर क्या करना है। आप जानते हो सर्किल का एरिया जितना इस वाले पार्ट का है उतने ही इस पार्ट का एरिया, उतने ही इस पार्ट का है, यानी कि चारों पार्ट इक्वल एरिया के हैं। तो किसी एक पार्ट का एरिया अगर निकाल लें, उसका क्या करें, 4 टाइम्स कर लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एरिया है उतने का निकाल लेते हैं, बाकी फिर क्या करें, इसका 4 टाइम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सपोज करो ओरिजिन है तो इसे ए ओ बोल दिया, ये ए पार्ट है, ये बी भाग है। अब हमें एरिया अगर इसका निकालना है तो मैं इतने भाग का एरिया निकाल रहा हूँ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ ए बी का एरिया निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चे 2 मेथड आपके सामने आते हैं, 2 में से आप कौन सा यूज करेंगे ये आपके पास है। आप जिसको अच्छा समझे, सबसे आप यूजर फ्रेंडली हो जाइए कि हम हमेशा एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप डाल के काम करेंगे। अगर एक्स पे काम नहीं बन रहा है तो ही हम वाई की ओर जाएंगे। तो हम पहले आपको सिखाते हैं सिंपली कि आप हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या डालें, स्ट्रिप डालें, क्योंकि कर्व तो सिमेट्रिक है, आप वाई पर भी डाल के काम कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आपकी सिमेट्रिसिटी देख करके स्ट्रिप डाल दी ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर आपने स्ट्रिप ड्रॉ करी है तो हमेशा ध्यान रखो एक्स पर स्ट्रिप विड्थ कितनी, dx मल्टीप्लाई किससे करना है, y से, यानी कि ये आपकी लेंथ होगी टोटल y, और ये स्ट्रिप की विड्थ कितनी है बच्चे, dx है। तो इस स्ट्रिप की वजह से इसका एरिया कितना आ गया, यहाँ पे सोल्यूशन लिखिए, आप लिख रहे होंगे एरिया ऑफ, कौन सा रीजन हमने बच्चे लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया है ओ ए बी, है ना, ओ ए बी कितना आएगा, इंटीग्रेशन लिमिट के बारे में अभी बात कर लेंगे, पहले हम अपना फॉर्मेट लिख लेते हैं। dx हमारी है स्ट्रिप, और विड्थ लेंथ कितनी होगी बच्चे, y, तो हमारा y dx टोटल बन गया। अब देखो कहाँ से कहाँ तक फैला है इसका एरिया हमें पता करना है। ये तो बच्चे ओरिजिन होता है, इसका मतलब इस पॉइंट पर हमें x के रिस्पेक्ट में ही तो करना है इंटीग्रेशन। आप समझ रहे हो, dx का मतलब होता है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके आंसर लाना है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गई, यहाँ पर पॉइंट ओरिजिन है तो यहाँ पे x की वैल्यू, या जिनके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं तो यहाँ पे तो x 0 रहा होगा। इसका मतलब हमें 0 से लेकर, इसकी रेडियस कितनी बच्चे, a है, तो 0 से लेकर इस पॉइंट तक जाना है, कहाँ से, यहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। इसके कोऑर्डिनेट a के कितने होने वाले, a,0 होने वाले हैं। तो आपको जो इंटीग्रेट करना है वो 0 से a तक करना है, तो इसलिए हमें लिमिट क्या लगानी होगी, 0 से a लगा देनी है। बस अब हमारा काम आसान हो गया, 0 से a लिमिट y इंटू में dx हो गया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें बस किसी तरह से इस कर्व से y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखो कर्व आपका क्या है, फ्रॉम द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू हमें चाहिए y स्क्वायर नहीं, तो y इक्वल टू आ गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आके वैल्यू रख दो आके। सो वी गेट, सो एरिया ओ ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, y की वैल्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन किसी तरह से करके आप इसको लिख दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा होगा पाई ए स्क्वायर। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं हमें। ठीक है, तो अब आपकी सहूलियत के लिए मैं कर दे रहा हूँ, वैसे अब मुझे आगे अगर नहीं बताना हो तो आप इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने क्वेश्चन बहुत आपको बता रखे हैं। फार्मूलों का मैंने पावर कैप्सूल भी आपको गिवन है, वो भी आपको दिया गया बच्चे, तो आप वो सारी चीज़ें कर लोगे। तो देखो मैं कैसे करूँगा चीज़ों को, आपको लिमिट कितनी दी है उसको आप बाद में यूज करना। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, फार्मूला यूज कर रहे होंगे। क्या आता है बच्चे, x/2 वही, x/2 वही मतलब कौन, क्वेश्चन का पार्ट जो होता है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। इसके बाद क्या कर रहे होंगे, इसके बाद आपका आता है a²/2 प्लस a²/2 और रूट में अगर a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x/a देता है। क्या देता है बच्चे, साइन इनवर्स x/a दे देता है। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ रहा होगा, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब जो लिमिट लगी आप लिमिट लगा दीजिए, कितनी है, लिमिट हमारी 0 से a है, तो आप लिमिट लगा देना 0 से a। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार अपर लिमिट रख करके वैल्यू को इवैल्यूएट करना होगा, एक बार लोअर लिमिट रख करके वैल्यू को इवैल्यूएट करना है, और आपका आंसर फिर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करना है आगे चलो देखते हैं। या स्पेस कुछ कम है, कहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझना जरा, इतने से स्पेस में काम हमारा हो जाना चाहिए। तो एरिया आ जाएगा आपका, एरिया को मैं ए इक्वल टू केवल लिख रहा हूँ, स्पेस ज़्यादा ना लगे इसलिए। तो एक बार जब आप ए रख रहे होगे एक्स की जगह पे, तो देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, जैसे हमने एक्स की वैल्यू बच्चे यहाँ पे रखी ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये जीरो हो गया ना। अपर लिमिट से बच्चे ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जा रहा है, आंसर यहाँ से बच रहा है a²/2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है तो इनटू में साइन इनवर्स और कितना a/a, आप 1 लिख सकते हो, आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कितना आ गया, a²/2 इनटू में कितना साइन इनवर्स a/a कटने के बाद कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है, π/2 की वैल्यू होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, π/2। अब इसे बस सॉल्व करना है, कितना आ गया, πa²/4 आ गया, 1/4 πa² आ गया। इस पार्ट का एरिया, इसको मैं a1 बोल रहा हूँ। ठीक है, a1 पार्ट का एरिया आ गया, यानी कि इतने पार्ट का आपने एरिया निकाल लिया बच्चे, जिसका एरिया कितना आया है, 1/4 πa² आ गया। लेकिन हमें तो पूरे सर्किल का एरिया पूछा गया था। सो पूरे सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, सो एरिया ऑफ द सर्किल लिखिए, सो एरिया ऑफ द सर्किल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a1 हो जाएगा। a1 चूंकि इस क्वाड्रेंट का केवल एरिया आया है, इतना पार्ट का ही तो हमने एरिया भी निकाला है, तो इतना अगर एरिया आपका a1 है उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका, तो पूरा हम कितना कर दें, इसको 4 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, तो पूरा एरिया 4 टाइम्स कर दिया हमने। a1 का एरिया कितना 1/4 है, πa² है, और 4 का मल्टीप्लाई भी करना है, तो 4 से 4 कैंसिल होकर कितना आंसर आ गया, πa² आ गया। आंसर कितना आया बच्चों, πa², जो कि πr² के फॉर्मेट में ही तो है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे r ना होकर a है, तो आंसर कितना आएगा, πa² आएगा। आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको अच्छे समझ में आ रही हैं। आप बस मेहनत करते रहिए, हम आपको पूरा अच्छे से सारा सेशन कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, बस आप सपोर्ट करते रहिए। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग ढंग से दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम लोग क्या कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 मेथड से इसको कर सकते हो, यानी आपकी मर्जी है, स्ट्रिप आप एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं या फिर स्ट्रिप आप वाई पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक्स पे ड्रॉ करी थी, तो हमारा एक्स के फॉर्मेट में ऐसे आंसर आ गया। अगर मैं इसको वाई पे ड्रॉ करूँगा तो चलो नेक्स्ट पेज पर ही देखते हैं। सर्किल आपका ये रहा,
इस तरह से। अब हमारा ये ओरिजिन, इसे ए बोलो, इसे बी बोल दिया, सारा वही सब कुछ है। स्ट्रिप इस बार आप वाई एक्सिस पर ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे, तो उस केस में आप क्या लिख रहे होंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप लिख रहे होंगे x इंटू में डी वाई, क्योंकि हमने बता दिया आपको कि स्ट्रिप किस पे आपने ड्रॉ करी है, y एक्सिस पे, तो डी वाई लिखना होगा। और डी वाई अगर लिखा है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, x से करते हैं, तो डी वाई इंटू एक्स आप लिख रहे होंगे। तो एरिया आपको टोटल चाहिए तो लिमिट लगानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक गए हैं, यहाँ भी रेडियस a ही तो है, तो टोटल ये लेंथ तो a ही होने वाली है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 0, और 0 से कहाँ तक जाना है, a तक जाना है, तो 0 से a हमारी यहाँ पे लिमिट हो गई। अब आपको कर्व जो दिया था वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। उस बार हमें चूंकि dy था, dy है इस बार, तो हम लोग क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में ही तो करेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, y के रेस्पेक्ट में लिखो, वो कहाँ से आएगी वैल्यू, इधर कर्व से आएगी। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब आप एक्स इक्वल टू जब निकालेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जाके वैल्यू रखो, 0 से a रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कितना डी वाई। अब आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, ठीक है। तो A1 पार्ट का एरिया आपको इस तरह से आ जाएगा। जब आप यहाँ पे वैल्यू रख रहे होंगे तो कितना आएगा, a/2, वहाँ पे x/2 था, तो यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, y/2 आप लिख रहे होंगे, और कितना, वही क्या, क्वेश्चन का पार्ट, यानी कि माइनस ए स्क्वायर इस तरह से, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x/a लिखते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y/a लिख रहे होंगे। तो इस तरह से आपको ये काम करना था। और अभी क्या बाकी है, लिमिट आपको बाकी, तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, 0 से a आपकी लिमिट यूज हो गई। तो एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ को ध्यान दो, मैंने लोअर लिमिट शायद आपको ना बताई, लोअर लिमिट में क्या था बच्चे, 0 ही तो रखना था लोअर लिमिट में। तो हर जगह देखो, यहाँ भी x है 0 हो जाएगा, यहाँ भी साइन इनवर्स x/a 0/a, तो 0 ही हो जाएगा, तो टोटल 0 आ रहा था। वो बस आप समझ गए हो, इसलिए मैंने नहीं कराया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप पूरा अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है। अपर लिमिट वैल्यू से आपको वैल्यू मिलती है, लोअर लिमिट में तो 0 रखना हर जगह, y की जगह पे, यहाँ पे y 0 तो पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ भी y 0 हो जाएगा, तो इस y की वजह से 0 टोटल 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट से यानी कि जो सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट वो पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैल्यू कहाँ से मिल रही है, अपर लिमिट से, तो उसको हम लोग बस निकालने जा रहे हैं। तो बस y की जगह पर यहाँ पे कितना पुट करें, a पुट करेंगे, तो a/2 हो जाएगा, इंटू में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a, जैसे उसमें हुआ था ऐसे यहाँ भी होने वाला है, ठीक है। तो इस पार्ट को हटाने के बाद ये बचा ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई में साइन में 1 वैल्यू आ रही, कटने के बाद a/a कटा 1 आया, साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आप कहोगे π/2 की होती है। तो एनी हाउ a1 का एरिया कितना आया, पाई ए स्क्वायर बाई 4 आया। तो हमें कंप्लीट एरिया अगर चाहिए सर्किल का, सो रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो गया 4 टाइम्स ऑफ a1, 4 टाइम्स ऑफ a1 करिए, 4 टाइम्स a1 का एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 है, 4 से 4 कैंसिल हुआ, फाइनली आपका आंसर आ गया बच्चे, कितना आया, पाई ए स्क्वायर। देखो हमने दोनों मेथड से आपको बता दिया, आप किसी भी एक्सिस पर स्ट्रिप डालते हो आपका एरिया सेम आ रहा है। तो अब आपकी मर्जी है आप किस एक्सिस पर स्ट्रिप डाल के आंसर को निकाल रहे हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, एलिप्स का फॉर्मेट दिया गया है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स, ये दूसरा नंबर है बच्चे। एलिप्स आपको गिवन है, इक्वेशन एलिप्स की वैसे होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है। इसका एरिया निकालना इनक्लोज बाय द, बस कर्व ही गिवन और कुछ नहीं उसने कहा, तो टोटल एरिया जैसे सर्किल का हमने निकाला था वैसे यहाँ भी काम को करेंगे। तो चलो समझो कैसे काम करना। एलिप्स के दो नेचर होते हैं, ये मानते हुए कि ए ग्रेटर देन अगर बी हो, ये एक्चुअली मेंशन नहीं, बट आप किसी भी मेथड से निकालोगे वही होने वाला है। तो सर्किल एलिप्स को हम लोग बनाएंगे तो इस तरह से बच्चे, एलिप्स आपका सपोज करो ये एलिप्स है, ठीक है। जब हमने क्या लिया है कि ए ग्रेटर देन बी, आप ए लेस देन भी ले लेते हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आने वाला है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन। तो अगर इस तरह का एलिप्स है तो इसकी जो डायमेंशन या जो भी इसमें पॉइंट के वैल्यू लिखने वाले वो इस तरह से लिखेंगे। अगर ए ग्रेटर देन बी है, एक्स के अपॉन में जो भी है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे -a होता है, कॉमा 0,
और यहाँ पे प्लस a कॉमा 0 होता है। ये क्या है, इस एलिप्स के वर्टिसेस होते हैं। आपने 11th में अच्छे से बच्चे कोनिक सेक्शन में पढ़ रखा होगा। तो अगर मैं इसे a बोलूँ तो ये a डैश लिख दिया। ऐसे यहाँ पे बच्चे 0 कॉमा b होता है, क्योंकि वाई स्क्वायर के अपॉन में क्या लिखा है, b ही तो लिखा है, तो हमें b के फॉर्मेट ये बताने होंगे। और माइनर मेजर एक्सिस भी आप पढ़ के ही आए हो, तो ऐसी कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर भी आपने एलिप्स में इतना सब कुछ तो जानते हो, कौन किसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आने वाली है। और ये आपका ओरिजिन है 0 कॉमा 0। तो मुझे क्या करना होगा, जितना एरिया इस पार्ट का उतना ही इसका, सभी चारों पार्ट का इक्वल एरिया है। तो मैं क्यों ना एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है उसको निकालें और 4 टाइम्स कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो इस बार हम लोग इस A1 का एरिया बस निकालते हैं, ठीक है। A1 के एरिया निकालने के लिए बाद हमें क्या करना होगा, 4 टाइम्स करना होगा। तो चलो सोल्यूशन डालते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस बार लिख रहा हूं रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी, इसको बी बोलो, और ओ ए बी ओ, पूरा साइक्लिक हमने यहाँ पे नेम कर दिया। तो ये हो जाएगा बस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है यानी कि ओ ए बी ओ है, उसका एरिया पता चले। तो 4 टाइम्स मैंने स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ करी। एक्स एक्सिस पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अपनी सुविधा के लिए हमेशा एक्स एक्सिस पर ही स्ट्रिप डालें। हाँ, अगर एक्स पे नहीं पड़ रही होगी किसी क्वेश्चन में तो आप फिर वाई पे डाल के काम करें। चलिए, तो एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप है तो हमेशा डी एक्स आपको मिलेगा विड्थ, और कर्व की लेंथ क्या होगी, यानी कि स्ट्रिप की लेंथ हमेशा हम लोग वाई मान रहे होंगे। तो एरिया क्या होगा, वाई इंटू में डी एक्स हो गया, एल इंटू बी। स्ट्रिप का शेप कैसा हम मानते हैं, रेक्टेंगल मानते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमने कर लिया। एक स्ट्रिप का एरिया आ गया। टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कहाँ से कहाँ तक की सारी स्ट्रिप के एरिया को सम करना है। इस पॉइंट से लेकर स्ट्रिप किस पे डाली, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर लेंथ कहाँ से कहाँ तक जाना है, इस पॉइंट तक। उस पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या है, ए है। तो आप 0 से लेकर ए के बीच में सारी स्ट्रिप के एरिया का सम कर लो। सम करने का मतलब हो गया कि हम लोग इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। अब कर्व से बस किसी तरह से y की वैल्यू को x के टर्म्स में निकाल लो। तो कर्व हमारे पास है सिंस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से क्या निकालना होगा, एक्स स्क्वायर नहीं, y की वैल्यू निकालनी है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ जाएगा टर्म तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना, ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दूसरा पार्ट कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना होगा, वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पे रूट लगा देंगे। तो वाई स्क्वायर जो चल रहा तो वाई इक्वल टू आएगा तो रूट लग जाएगा इस तरह से। फाइनली वाई इक्वल टू कितना आया आपको, बी वाई ए बाहर आ जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ यहाँ से समझ लेनी चाहिए कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आपने पिछले पार्ट में दोनों मेथड में इसको यूज किया है और अभी आप फिर से उसी फार्मूले को यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि उसी फॉर्मेट में वाई की वैल्यू आई है। तो जब मैं यहाँ पे रख रहा हूँगा 4 इंटू में 0 से ए रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्या छूट गया साथ में, वाई के साथ में क्या वैल्यू छूट गई, बी अपॉन ए, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लिखने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो 4 टाइम्स बी अपॉन ए हमने बाहर लिख लिया। अब आप फिर से वही चीज़ करिए, फिर से फार्मूले को अप्लाई करना है। तो चलो लगाते हैं, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 4 टाइम्स बी बाई ए। फार्मूला क्या है बच्चे, एक्स बाई 2, एक्स की वैल्यू इस बार एक्स ही है, एक्स बाई 2, वही मतलब क्वेश्चन का पार्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ए की वैल्यू भी ए है तो ए स्क्वायर बाई 2, और क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, वो भी लिख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस अब आप लिमिट को अप्लाई कर दें। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए है। आपको पता है कि लोअर लिमिट में 0 वैल्यू रखनी है, तो 0 से कोई वैल्यू हमें यानी कि रिक्वायर्ड जो आंसर आता है वो नहीं मिल पा रहा होता सही से, तो 0 की हम लोग नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट आपको दिखाएंगे नहीं। बता दिया कि लोअर लिमिट के लिए सारी वैल्यू कितनी आने वाली, 0, तो माइनस में हम लोग 0 ही करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं। ए रखोगे यहाँ पे, जैसे आपने एक्स वैल्यू ए रखी तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 देगा, तो पूरा टर्म ही 0 हो गया ये पूरा, यानी कि वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आती है। तो 4 बी अपॉन ए जो पहले से लिखा हुआ वो तो हमने कॉपी कर लिया, ये वाला टर्म। इनटू में क्या लिखना है,
ए स्क्वायर बाई 2, लिखो भाई ए स्क्वायर बाई 2। साइन इनवर्स ए बाई ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आई एक्स की वैल्यू ए रखी तो कट जाएगा। पिछले पूरे क्वेश्चन को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक बार फिर से। तो ए साइन इनवर्स 1 कितनी वैल्यू होती है साइन में, किस एंगल के लिए, तो पाई बाई 2 के लिए होती है। तो आप यहाँ पे पाई बाई 2 लिख रहे होंगे और माइनस क्या है, 0 है, तो आप यहाँ पे माइनस 0 लिख लेंगे। इस तरह से आपने काम कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4b/a इंटू में क्या आएगा, अंदर जरा सोचो, पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक ए की पावर कैंसिल हो गई नीचे वाले ए से, ऊपर क्या बचा, पाई, एक ए बचा ये और बी भी बचा, तो आंसर हो गया पाई ए बी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर आपका इस तरह से जो आ रहा है इधर लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड एरिया कितना, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू पाई ए बी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। आई थिंक अब आपको बातें समझ में आनी शुरू हो चुकी होंगी किस तरह से हमें काम करना बच्चे, वो सारा सब कुछ सामने आपके हैं। आपको स्टेप डालना, स्टेप अगर एक्स एक्सिस पर है तो डी एक्स इंटू वाई करना है, स्टेप अगर आपने वाई एक्सिस पर डाली है तो क्या आपको करना है, डी वाई इंटू में एक्स करना है। फिर एक्स की वैल्यू को आपको कर्व से निकालना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना है तो वाई की वैल्यू एक्स के रेस्पेक्ट में लाते हैं, अगर वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो फिर हम लोग वहाँ पे वाई के टर्म में वैल्यू को निकाल रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें काम करना है। ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने करे। आई होप अब आपको पूरी तरह से मैथड समझ में आने शुरू हो गए होंगे। अब आपको देखते हैं आगे के क्वेश्चन कैसे करने हैं। पूरे चैप्टर में अब आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एक्सरसाइज में भी यही करना है। एग्जाम्पल नंबर 3, अब यहाँ पे हमें कुछ बाउंड्रीज वगैरह भी देना शुरू करेगा। अभी तक नहीं कहता, सीधे सर्किल लिख देता था, अब हमें किसी के द्वारा बाउंडेड करके रीजन देगा। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपको बताया गया है जो वो ये है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 आपको लाइन दी गई है। तो बस इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, बाउंडेड बाय द कर्व, और उसने कुछ अभी ऐसा कुछ कहा नहीं, तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला काम, जो भी कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, ये आपको कर्व दिए नहीं जा रहे हैं, आपको आना चाहिए सारे कर्व, है ना। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कैसा बनेगा वो हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये आपका रहा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए वो अलग बात है, बट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ही आपको दिखता है। अब बच्चों इस कर्व का एक और लाइन यानी y इक्वल टू 4 के बीच में जो एरिया है हमें वो निकालना है। तो y इक्वल टू 4 लाइन को ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू लिखा है तो इट इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जब भी y इक्वल टू कहेगा तो पैरेलल टू हमें किसके बनाना होगा, x एक्सिस बनाना होगा। तो x के पैरेलल लाइन यानी कि इस तरह से लाइन कोई जाएगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 4 यूनिट देखो 1 2 3 4 कई इस तरह से जा रही होगी, तो 4 यूनिट पे हमारी लाइन जा रही होगी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस बनने वाली है। तो ये हमारी फाइनल लाइन होगी y इक्वल टू 4। अब इस लाइन के बीच में, इस कर्व के बीच में कितना पार्ट आपको दिख रहा है जो घिरा हुआ है, वो एरिया हमें निकालना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया निकालना है। आप जानते हो जितना पार्ट इस लाइन के यानी y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में भी तो है। तो राइट साइड का एरिया हम निकाल लेते हैं, लेफ्ट साइड के एरिया को इक्वल कर लेंगे, हमारा बस ये काम है। बात आती है स्ट्रिप कैसे डालें। आपको एक्सिस पर स्ट्रिप ड्रॉप करनी है, तो क्या हम यहाँ से स्ट्रिप एक्स एक्सिस पर डाल पाएंगे, नहीं, तो कर्व को पार कर गई, तो यहाँ पे तो हम डाल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब क्या करना होगा, कर्व से हमें स्ट्रिप ड्रॉ करना होगा, केवल वाई एक्सिस पर हम डाल पा रहे हैं। तो ये हमें एरिया निकालना है, तो इसके लिए हमने किस पर स्ट्रिप ड्रॉ करी है बच्चे, वाई एक्सिस पर हमने डाल दी। तो वाई एक्सिस पर अगर स्ट्रिप है तो क्या उसकी विड्थ मानोगे, डी वाई मानोगे, मल्टीप्लाई लेंथ कितनी फिर हमारी एक्स हो जाती है। ये सारी बातें आपको बताई जा रही हैं बार बार, आप इनको तैयार करें अच्छे से। सो हमारा एरिया, इसके नेम भी रख लो, ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो हम केवल एरिया निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट का जो कि राइट साइड में है, उसका ट्वाइस कर लेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा आ जाएगा। तो हम लिख ही लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया कितना होने वाला है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। ये हमारा एरिया जो निकल के आएगा उसका 2 गुना कर देंगे, ट्वाइस कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो
2 इंटू में एरिया ओ ए बी ओ कैसे निकलेगा, आप क्या किया आपने, लेंथ इंटू विड्थ करना, तो विड्थ कितनी dy है, लेंथ कितनी है x है, तो x इंटू डी वाई जैसे किया, एरिया आया एक स्ट्रिप का, इंटीग्रेट कर लेंगे उस लिमिट में तो हमें एरिया मिल जाएगा पूरा फर्स्ट पार्ट का एरिया। तो कहाँ से कहाँ तक बच्चे आपकी लिमिट y एक्सिस पर चलना, तो y में यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आप जा रहे हो, 0 से स्टार्ट किया, y में कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, क्योंकि ये 4 यूनिट पर ही तो हमने ड्रॉप करी थी, तो y की वैल्यू 4 वाली लाइन तक हमें पहुँचना है, तो 0 से लेकर 4 तक आपको जाना है। बच्चों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे क्वेश्चन लॉन्ग में आपका बनेगा, ठीक है, जैसा कि आपके सैम्पल पेपर में भी गिवन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस हो रहे हैं आपके। अब 0 से 4 x dy हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू को y के टर्म्स में लिखना होगा, वो कहाँ से निकालते हैं, कर्व से निकालते हैं। कर्व आपका क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा, x इक्वल टू यहाँ से मिलेगा रूट y को आप क्या बोलते हो, y के पावर में 1/2 बोलते हो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू में इंटीग्रेशन 0 से 4 और y की पावर 1/2 और dy। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है बस, 2 इंटू में, अब इंटीग्रेशन आसान है, आप वीडियो को पॉज कर लिया करें, तुरंत उसका आंसर निकाला करें और कमेंट कर दिया करें, ठीक है। जब आपको लगे अब तो हमें आ जाएगा तो करने की कोशिश किया करो, ठीक है, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती, देखने से तो नहीं होने वाली। तो y की पावर 1/2 का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करो तो 3/2 डिवाइड में आएगा, हो कितना जाएगा, 2/3 जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, लिमिट को अप्लाई करना होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, तो आपका आंसर इजी कितना होगा, 4/3 हो गया, इनटू में अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू, तो अपर लिमिट वैल्यू से तो हमें मिलेगी केवल वैल्यू, लोअर लिमिट से वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 0 रखोगे y की जगह तो पूरा 0 ही होना है, तो ये तो 0 हो गया। अब रखो जरा यहाँ पे y की वैल्यू 4, तो बच्चे ये जो लिखा है 4 की y की पावर 3/2, इसका मतलब होता है कि आप y की वैल्यू का क्यूब करो फिर स्क्वायर रूट निकालो, 1/2 अगर पावर उसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, तो y की वैल्यू का आप क्यूब करो फिर स्क्वायर रूट निकालो, या फिर आप ऑर्डर बदल दो, y की वैल्यू का आप स्क्वायर रूट पहले ले लो, अगर निकल रहा है तो y की वैल्यू का स्क्वायर रूट पहले ले लो, फिर क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो यहाँ पे y की जगह हम कितना रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू को 4 रखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, 2 का क्या करना, क्यूब, तो कितना बन गया, 2 का क्यूब 8, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको 8 मिला, या आप किसी भी तरह से इवैल्यूएट करके लाओ। फिर आप क्या कर रहे होंगे, 8 इंटू 4 24 अपॉन में 3, और बच्चे जब भी एरिया आपका आता है तो अब उसमें आप यूनिट लगाना शुरू कर दो, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर मीटर में इस तरह से तो हमें पता नहीं होता है, तो हम फिर क्या कर रहे होंगे, यहाँ से इसके एरिया में क्या लगा रहे होंगे, पीछे एक यूनिट वर्ड और लगाना शुरू कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया हमने, अच्छा रुको यहाँ पे 8 इंटू 4 24 नहीं 32, 3 से कट तो कोई नहीं रहा, चलो ऐसे ही फिर छोड़ना पड़ेगा हमारा, इतने यूनिट हमारा आंसर आ जाएगा। अभी सारा गलत हो जाएगा पूरी मेहनत पे, है ना, तो इसलिए एक्यूरेसी को भी बनाए रखना है, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा ये आने वाला है, फाइनली एरिया आपका निकल आया, ठीक है। तो इस तरह से अपनी एरर से बचना होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होने जा रहा है, इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिख ही लेना, इसी पैटर्न का आपके सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 4 है बच्चे। ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स एंड द सर्किल, ठीक है, तो ये हमें निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस एक बाउंड्री बनाएगा, दूसरा एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, वो भी एक बाउंड्री बना के रखेगी, यानी कि कुछ ना कुछ रीजन आपका कम करेगा, घेरेगा कहीं से। दूसरा सर्किल आपको जो गिवन उसके बारे में सोचो, सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32, ये आपको सर्किल गिवन है। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज के क्वेश्चन को आपको सभी को समझना है। इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग कमेंट में अपना नेम हमें ज़रूर बताइएगा, कौन बच्चा है, कहाँ से हैं, आप हमें बता सकते हो। हम सब बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, आपको पता बेशक ना हो, लेकिन हम सबके कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे आपने डिमांड करी थी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमें कराए जाए, तो उसी तरह से ही मैं कर रहा हूँ। इंटीग्रल चूँकि पहले रिकॉर्ड हो चुका था, बाद में आपको चीज़ें मिलनी शुरू हुई, तब आपके कमेंट हम पढ़ के उनको उस तरह से नहीं बना सकते, तो वीडियो में जाके अंदर जाके तो अपडेट नहीं कर सकते ना, तो वीडियो तो बन चुके थे। जब मैंने आपके कमेंट्स पढ़ना शुरू किया कि आपकी इस तरह से डिमांड है, तो उसी तरह से आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो चलो देखो कैसे हमें काम करना है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 बच्चे, तो पहले आप क्या बना लो, इसी का कर्व ही खींच लो। सर्किल है, आपने ऐसे बनाया, वाइट ले लो भाई, ये लो, ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई नहीं, बनने दो, नेक्स्ट पेज पर भी तो चले जाएंगे। तो ये आपका सर्किल इस तरह से रहा। सबसे पहला काम है कि हमारी जो लाइन है एक एक्स एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस तो यही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा, इसलिए मैंने केवल उतना ग्राफ खींचा, ये ओरिजिन है, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। दूसरी लाइन हमारी है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, ये रही। तो y इक्वल टू इस तरह की लाइन बच्चे होती है, आपने ऐसे ड्रॉ कर ली होगी। आप इस तरफ दिखाओ या ना दिखाओ, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक सीमित रहना, तो हम नीचे इसको नहीं दिखा रहे, इधर कहीं भी, यहीं से फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का ही ग्राफ हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ये तो हमने बना ही लिया। तो इसमें देखो √32 लिखा है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को लिखा जा सकता है, आप इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करोगे तो 4√2 आएगा, 4√2। तो ये एक्चुअली 4√2 आपको रेडियस बताएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4√2 का स्क्वायर। तो सर्किल की जो रेडियस है वो 4√2 तक है। सर्किल की जो रेडियस 4√2 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी रेडियस हो गई। ओ ए लेंथ आपको 4√2 यूनिट मिल गई। तो ठीक है, हम इसका एरिया निकाल लेंगे। बात आती है स्ट्रिप ड्रॉ करो, स्ट्रिप तो डाल देंगे, लेकिन एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को लेकर के, स्ट्रिप आप डालते हो तो उसमें इस चीज़ को ध्यान रखो कि कभी भी स्ट्रिप ऐसा ना हो दो सेगमेंट कहीं से बनने शुरू हो जाएं, यानी कि कर्व कहीं पे उस एरिया में चेंज तो नहीं हो रहा है, यानी कि एरिया आपका कहीं एक से ज़्यादा कर्व से तो नहीं घिरा हुआ है। तो अगर हम अपने एरिया को ध्यान से देखें तो हम इस तरह से चल रहे हैं बच्चे, हमने एक उंगली एक्स एक्सिस पर रखी, दूसरी लाइन पर रखी, तो अभी हमें एक्स एक्सिस लाइन के बीच में एरिया घिरा हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा ऊपर रखते हैं, अभी हमें एक्स एक्सिस और वाई लाइन y इक्वल टू एक्स के बीच में तो एरिया नज़र आ रहा है। तो ऐसे देखो, अब आपको समझ में आने लगा कि मैं कहाँ की ओर चल रहा हूँ। जैसे चलते चलते मैं यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे रुका, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ बच्चों, इस पॉइंट पर आ चुका हूँ, यानी इस लाइन के इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आ चुका हूँ और यहाँ तक पहुँचा था मैं इस एक्स एक्सिस पर। इसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारा एक्स एक्सिस तो वही है, लेकिन कर्व अब आपका y इक्वल टू एक्स लाइन ना होकर हमें ऐसे नहीं ऊपर की ओर नहीं जाना है, हमें क्या करना होगा, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है। तो अब हमें यहाँ से बदलना होगा अपना कर्व, तो हमें अब इस कर्व की ओर आना है, यानी कि सर्किल की ओर नीचे ऐसे आके यहाँ पे मिलना है। तो एक तरफ से देखा जाए दो कर्व से एरिया आपका घिरा है, दो ग्राफ हमें मिल रहे हैं, एक तरफ है लाइन, दूसरी तरफ है सर्किल। तो जहाँ से कर्व बदलता है वहीं से हमें परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करके बनाना होगा, एरिया फिक्स करना होगा कि इतने पार्ट का एरिया इस मेथड से निकलेगा, दूसरे पार्ट का एरिया अलग मेथड से निकलेगा। तो जो पहला पार्ट है वहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर मैं P बोल दूँ, इसको, ये कलर शायद आपको ना दिखे, यहाँ पे हमने इसे P बोला। अब क्या करना, हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस P पॉइंट से, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर। तो जो मैंने परपेंडिकुलर डाला वो ये रहा। इस परपेंडिकुलर ने हमारे पूरे एरिया को दो पार्ट में बांट दिया, यानी इस तरफ वाला एरिया निकालो, इस तरफ वाला एरिया निकालो, दोनों एरिया को ऐड कर लेंगे, हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो ये हमें काम करना है। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ा है उसकी हमें वैल्यू भी तो पता हो, जब हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगाएंगे एक एरिया के लिए, तो इस कहाँ तक हमें एक्स की लिमिट रखनी है वो पता होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करें, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा, यानी y इक्वल टू एक्स और कर्व यानी कि सर्किल के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो पॉइंट पता करने के लिए काम करना है, सोल्यूशन लिख रहे हैं, y इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 गिवन है। तो y की वैल्यू x यहाँ पे रख दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 32, 2x स्क्वायर इक्वल टू 32, कैंसिल करो 16 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 4। और मैं केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूँ, वैसे आपको प्लस माइनस 4 लिखना चाहिए, है ना। प्लस माइनस 4 आप ना लिखें क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही केवल आंसर चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉइंट हमारा P है जहाँ पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है। अगर ये लाइन बच्चों आपकी ऐसी क्रॉस होकर आ रही तो P आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होता, जिसकी वजह से उसकी हम -4 वैल्यू भी लेते, लेकिन उसने नहीं कहा है। अगर ऐसा भी कहता तो हम केवल आंसर वहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालते और पूरे एरिया को क्या करते, डबल कर देते, हमारा एक्चुअल आंसर आ जाता। मैंने क्या कहा उसको समझो, मैंने किस एरिया की बात करी, मैंने कहा ये एरिया, तो एक एरिया पूरा ये पार्ट होता, एक एरिया ये पार्ट होता, तो मैं उस केस में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालता, उतना ही एरिया इसका होता, तो एक्चुअल एरिया दोनों को ऐड ना करके मैं डबल करके आंसर निकाल लेता कि नहीं। तो मैं यही अप्रोच आपको बता रहा हूँ, तो वही मैं हटा दो जो हमें नहीं चाहिए।
चलिए, तो इतना हमें निकालना है। तो अब हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, पॉइंट में जहाँ p लिखा यहाँ पे x की वैल्यू हमने 4 लिखी, y की वैल्यू भी 4 होगी क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, जितना x उतना ही तो y, तो 4,4 हमारे p के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब समझो, तो x की वैल्यू यहाँ पर देखो, इस पॉइंट में अगर 4 है, इसका मतलब यहाँ भी x की वैल्यू 4 रही होगी, तो इसको PQ पॉइंट बोल दो। तो x इक्वल टू 4 ये रहा, यहाँ से यहाँ तक। यानी एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए मुझे 0 से लेके x की वैल्यू 0 से लेकर, ये ओरिजिन है तो 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे, 0 से लेके 4 तक के बीच में हमें इसका इंटीग्रेट पार्ट कर लेना होगा। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी तो हो गया। तो POQ आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसको तो आप बहुत जल्दी निकाल लेंगे। सो एरिया POQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चे? OQ है, हाइट कितनी? PQ, तो OQ इंटू PQ। वैल्यू रख दो 1/4, 1/2 इंटू में OQ कितना है? 4 है, और PQ भी 4, तो 4 इंटू 4 हो गया। 2 से कैंसिल करो, 4 2 जा 8 यूनिट हमारा आ गया पहले पार्ट का एरिया। ये आसान था, जल्दी से कैलकुलेट हो गया। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बहुत बड़ा आपको लगे। तो इस पार्ट का एरिया तो हो गया। अब बात करते इस पार्ट के एरिया में। तो यहाँ पे तो भाई कर्व है, कर्व है तो हमें स्ट्रिप ड्रॉप करना पड़ेगा। स्ट्रिप क्या वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर सकते? नहीं, तो हम फिर एक्स पे डालते हैं। तो ठीक है, इसकी स्ट्रिप कहीं से भी ड्रॉप कर लो। ये हमने स्ट्रिप ड्रॉप कर ली, तब जाके हम केवल सर्किल वाला पार्ट का एरिया निकालेंगे। मतलब यहाँ से लेकर एरिया कितना निकालने जा रहे हैं हम लोग, देख रहे होंगे शायद आप लोग, ये पार्ट का एरिया निकालने की तैयारी हो रही है। तो इस पे स्ट्रिप पड़ी है एक्स एक्सिस पर, तो इसके एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। इसका एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। और इसको भी निकाल दो बाहर, dx लिख दिया। तो स्ट्रिप अगर हमने एक्स एक्सिस पर डाली, dx लिखा इसलिए, तो y इस कर्व की लेंथ हो गई। तो y की वैल्यू कितनी है वो भी लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई लेंथ इंटू विड्थ के तौर पे। तो ये कर लिया। एरिया आपका आ गया कितने पार्ट का? APQO, सॉरी इसको नीचे कर लो। तो एरिया APQA का एरिया तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन y dx आएगा। अब लिमिट के बारे में सोचो, लिमिट कहाँ से? इतने पार्ट में x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक 4 ही तो है, तो 4 से लेकर यहाँ तक जाना। पूरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 4√2। तो 4 से 4√2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। 4 से 4√2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। 4 से 4√2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए। तो y की वैल्यू यहाँ पे निकालो। y की वैल्यू कर्व से निकालनी होगी, यहाँ से आएगी। आप बहुत सही समझना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 32 माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। तो वाई स्क्वायर आएगा, हमें तो वाई चाहिए तो रूट भी लग जाएगा, रूट भी लगा दिया। इंटीग्रेशन 4 से 4√2। अपर लिमिट को मैं कलर ही बदल देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा क्लैश कर रहा, और बदलो इसका कलर, ये लो। आप इस 4 को ना समझ जाएं इसलिए मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, और साथ में क्या? dx लिख रहे होंगे। अब बच्चे इसका इंटीग्रेशन करना आपको आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपको तो बताना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे जो होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, उनसे बस यही कहना चाहते हैं किसी तरह से बच्चे इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रल पूरा पार्ट देखें ज़रूर। सो रिक्वायर्ड एरिया आपका आ गया, रिक्वायर्ड नहीं अभी एरिया उतने पार्ट का, यानी कि इसे मैं A1 बोल दूँ। सो A1 का एरिया आपका आने वाला है, इसका इंटीग्रेशन करो तो ये कितने का स्क्वायर है? 4√2 का स्क्वायर। तो a की वैल्यू 4√2 हो गई। कैसे होते हैं? x/2। x कितना आपको याद है ना फार्मूला? x/2 मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। x की वैल्यू 4√2 x/2 ऐसे लिखेंगे ना। इंटीग्रेशन वही कौन? जो क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने x/2 लिखा, x बच्चे है 4√2, यही तो आप यहीं पे 32 को कितने का स्क्वायर बोलोगे? 4√2 का, तो x/2 लिख दिया। ठीक है, किसी को दिक्कत ना हो, मैं फिर से एक बार वापस जाके कर दे रहा हूँ। कोई बच्चा कमेंट में परेशान करे उससे अच्छा पहले उसका सलूशन कर दो। 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, कोई इशू नहीं है। इसको मैं लिख रहा हूँ 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, मुझे हर बच्चे को मैथ समझानी है
और अब तो अपने पास टाइम भी है, डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट क्या मतलब, सीबीएसई ने बोल ही दिया 26 अप्रैल, तो टाइम है, बहुत अच्छे से करेंगे, रिवीजन भी होगा, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व होंगे। ये प्रॉमिस बार बार करता आ रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो A1 की वैल्यू ये हो चुकी है। सो A1 इक्वल टू कितना मिला, 4 से 4√2 मिला। और ये क्या लिखा है, A² माइनस S² पैटर्न, तो आप क्या लिख रहे होंगे, लिमिट हटाओ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो। डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए क्या लिखना होगा, x/2 x/2, तो आप x/2 लिखें यहाँ पे। अच्छा उस बार अच्छा किया मिटा लिया, नहीं तो हम लोग क्या लिख रहे थे, 4√2 लिख रहे थे, A²/2 वाला टर्म लिख लिया था। तो यहाँ पे क्या आ गया, x/2 आ गया, वही मतलब क्वेश्चन का पार्ट कितना, 4√2 स्क्वायर माइनस ये, तो मैं ये लिख दूँ क्या, 32 का स्क्वायर, या फिर 4√2, जैसा को वैसे कर लेते हैं, A² माइनस x² लिखा, ठीक है। अच्छा आगे क्या, A²/2, A² मतलब ये पूरा स्क्वायर कितना, 32 के इक्वल होगा, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ 32 A²/2 टू साइन इनवर्स x/a, x अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 4√2 है। अब आप क्या करें, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 4 से 4√2 तक जाना है, तो 4 से 4√2 लिमिट अप्लाई करें और आंसर लेकर के आएँ। तो जहाँ से वैल्यू 0 आ रही होगी वो टर्म मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। x की वैल्यू अपर लिमिट जब आप यहाँ पे रखोगे बच्चे 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर बनेगा जो कि 0 देगा। अपर लिमिट से हमारा आंसर यहाँ से तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे रखते हैं, तो 32 को कैंसिल कर लो, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 16 साइन इनवर्स, वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू 4√2 अपॉन 4√2 लिख ही देते हैं भाई, ये तो कट भी जाएगा, 1 देगा, कट भी जाएगा, कितना देगा, 1 देगा, लिख दिया 1। और क्या रह गया, अपर लिमिट से तो वैल्यू हो गई। अब बात ही करते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी रखनी, माइनस में, लोअर लिमिट में x इक्वल टू 4 रखो, x इक्वल टू 4 यहाँ रखा था, 4/2 रूट 4√2 का स्क्वायर यानी कि 32 माइनस x कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16। अपर लिमिट वैल्यू तो इवैल्यूट हो गई, लोअर लिमिट वैल्यू माइनस करके लिख रहे हैं, तो पहले टर्म से ये वैल्यू आई, प्लस यहाँ पे कितना 16 और कितना साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी 4√2, नहीं x की वैल्यू 4 अपॉन में 4√2, यहाँ पे कैंसिल हुआ तो 1/√2 बनेगा ये बच्चे, 1/√2। तो चलो यहाँ पे सीखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेते हैं फिलहाल। A1 कितना आएगा यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कितना हो गया 1, साइन इनवर्स 1, साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो आप कह रहे होंगे कि ये π/2 होता है, तो 16 के साथ कितना मिला, π/2 मिला, 16 के साथ कितना मिल गया, π/2 मिल गया, माइनस 4, इसको कैंसिल करो कितना देगा, 2 देगा, 32 माइनस 16 देगा, रूट के अंदर 16, बाहर कितना आएगा 4, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो गया। चलिए अच्छा, प्लस यहाँ पे कितना है 16 है, साइन इनवर्स ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 1 बचा, तो 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे, 1/√2। तो मैं पूछूंगा साइन में कितने की वैल्यू बच्चे 1/√2 होती है, तो आप कहेंगे π/4 की होती है, तो 16 इंटू में π/4 और चल रहा होगा, प्लस 16 इंटू में π/4 चल रहा होगा, इस तरह से 16 इंटू में π/4। तो 4 से कैंसिल कर लो, कितना आ गया यहाँ पे 8π, यहाँ से कैंसिल करो कितना आ गया 8π आ गया, 4 से कैंसिल करो यहाँ पे 4 नहीं 8 नहीं ये बच्चे 4 से कैंसिल किया तो 4 टाइम जाएगा, ये कितना लिखा 4 लिखा है, इसको हटाएं क्या, ठीक है, नहीं तो आंसर भी 0 हो जाता। 4 से कैंसिल करो 16 कितना आएगा 4 आएगा, ओके। यहाँ से कैंसिल किया 8 आया, सारी मेहनत यहीं पे ख़त्म हो जाती है। 8π a प्लस का माइनस का 8 और माइनस का हो जाएगा 4π। अब आप इसे सॉल्व करके कितना लिख रहे होंगे, 8π से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। A1 का आंसर बच्चे आया है आपका 8π माइनस का 4π और इधर कितना था 8 था, ठीक है। ये बच्चे A1 का आंसर आ गया। और जो ये पहला आंसर आप निकाल चुके हो, इसको मैं एरिया POQ को A2 बोल दूं, तो बच्चे A2 इक्वल टू आपका निकल के आया 8 यूनिट, है ना। ये भी जो भी आएगा यूनिट ही आएगा, है ना, यूनिट आएगा।
A2 इक्वल टू एंड A2 इक्वल टू 8 यूनिट। तो जब टोटल एरिया आप निकाल रहे होंगे तो कितना आएगा? सो रिक्वायर्ड एरिया, आप दोनों एरिया को ऐड ही तो करोगे, है ना? तो A1 प्लस A2 करोगे। A1 की वैल्यू रखो बच्चे, कितनी है? 8 पाई, माइनस 8 माइनस का 4 पाई, और प्लस कितना करना है? A2 कितना है? 8 है, प्लस माइनस का 8 कैंसिल, 8 पाई से 4 पाई गया तो 4 पाई आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बच्चे आपका आंसर आ रहा है 4 पाई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ तक इस तरह से हम लोगों ने बातें करी, आपके एग्जाम्पल्स पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी। फिर भी अगर आपको किसी तरह से कोई डाउट रहता है तो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ सेशन को सबके साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है, यहाँ से लॉन्ग में ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और बाद में सैम्पल पेपर हम आपको देंगे, उसमें से कोशिश पूरी होगी जहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेपर उन्हीं सैम्पल पेपर से मिल जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है आपको इस सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने की, करने की, क्योंकि जब आप क्वेश्चन निकालना सीखेंगे तभी तो पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में अच्छे पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।